Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. In today's session we will do legislative procedure in the parliament. Relevant article है आर्टिकल 70 to आर्टिकल 77. कानून साजी पार्लियामेंट में कैसे होती है पूरा प्रोसीजर इन आर्टिकल्स में बताया गया. सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 70 इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स. अब ये बिल्स क्या होते हैं? बिल्स मीन प्रपोजल, वो रिटन डॉक्यूमेंट जिसको अगर पास कर दिया गया तो फिर वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है. सब आर्टिकल 1, a bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house. अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस नेशनल असेंबली एंड द अपर हाउस इज सेनेट. यहाँ तक कहा गया है कि वो बिल जो कि उस मैटर से रिलेटेड हो जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में है. अब ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के एंड पे देखें तो जो स्केजुअल्स दिए हैं उनमें स्केजुअल नंबर 4 है, उसमें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट बता दी गई है कि इन मैटर्स से रिलेटेड लेजिस्लेशन करने का, कानून साजी करने की पावर पार्लियामेंट के पास है. सो कोई भी मैटर जो कि उस लिस्ट में हो उससे रिलेटेड कोई बिल यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है. फॉर इंस्टेंस वो नेशनल असेंबली में भी करवाया जा सकता है इंट्रोड्यूस उस बिल को, या सेनेट में भी करवाया जा सकता है. ईदर हाउस कवर्ड यूज़ है. एंड शैल इफ़ इट इज़ पास्ड विद बाय द हाउस इन विच इट ओरिजिनेटेड. तो फॉर इंस्टेंस जिस उस बिल को अगर नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और वो वहाँ से पास कर दिया गया, यानी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ उसको पास कर दिया गया, उसके हक़ में ज़्यादा वोट मिल गए, या अगर उसको सेनेट में इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो वहाँ से वो बिल पास हो गया, उसके बाद क्या होगा? बी ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस. तो फिर वो दूसरे हाउस को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा. अगर नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट करवाया गया, वहाँ से पास हो गया तो वो सेनेट में भेज दिया जाएगा, और अगर वो सेनेट में इंट्रोड्यूस करवाया गया, वहाँ से पास हो गया तो फिर वो नेशनल असेंबली के पास भेज दिया जाएगा. एंड इफ़ द बिल इज़ पास्ड विदाउट अमेंडमेंट बाय द अदर हाउस ऑल्सो इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट फॉर असेंट. तो पहली बात तो ये आ गई कि जब वो दूसरे हाउस को ट्रांसमिट किया गया तो उस हाउस ने भी उसको विदाउट एनी अमेंडमेंट किए, उसमें कोई तरमीम किए बगैर उन्होंने उस दूसरे हाउस ने उसको एज़ इट इज़ पास कर दिया कि ये बिल ठीक है जी, हमें मंजूर है. उस पर वोटिंग में मेजॉरिटी ने उसके हक़ में वोट दे दिया, उसको पास कर दिया. तो फिर वो बिल एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा दोनों हाउस में से पास होने के बाद, अगर यहाँ पे अमेंडमेंट दूसरे हाउस की तरफ से नहीं की गई तो. पहली बात, नाउ सब आर्टिकल 2, इफ़ अ बिल ट्रांसमिटेड टू a house under subclause 1 is passed with amendments it shall be sent back to the house in which it originated. लेकिन यहाँ पे सब आर्टिकल 2 में दूसरी सिचुएशन बता दी है कि अगर तो बिल सेकंड हाउस को जिसको वो ट्रांसमिट किया गया था उन्होंने विद अमेंडमेंट्स पास किया, उसमें कुछ तरमीम वगैरह कर दी है, उस तरमीम के साथ, उन अमेंडमेंट्स के साथ अदर हाउस ने, सेकंड हाउस ने उसको पास किया है, तो वो बिल एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा, वो वापस आएगा उस हाउस में जहाँ पे उसको ओरिजिनेट किया गया था. फॉर इंस्टेंस नेशनल असेंबली में एक बिल ओरिजिनेट किया गया, वहाँ से पास होकर वो ट्रांसमिट कर दिया गया सेनेट को, सेनेट ने उसमें कुछ अमेंडमेंट्स के साथ उसको पास किया, फिर सेनेट से वो बिल वापस रिवर्स होगा नेशनल असेंबली के पास जहाँ पे वो ओरिजिनेट किया गया था बिल. अब यहाँ पे आगे, एंड इफ़ दैट हाउस पासेस द बिल विद दोज अमेंडमेंट्स इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट फॉर असेंट. तो जब वो रिवर्स किया गया दूसरे हाउस को कि ये हमने अमेंडमेंट की हैं, हम इसके साथ इसको पास किया, अगर तो उस हाउस ने जिसमें वो बिल ओरिजिनेट किया गया था, जिसको वो बिल फिर वापस भेजा गया, उन्होंने उस अमेंडमेंट्स के साथ उसको दोबारा पास कर दिया कि ठीक है हमें ये एक्सेप्टेबल है अमेंडमेंट्स, तो इस सूरत में वो बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा कि आप इस पे एसेंट अपनी दें. तो क्लियर कट इसमें से सब आर्टिकल्स में आ गई है बात कि अगर तो दूसरे हाउस ने विदाउट अमेंडमेंट पास किया तो फिर एज इट इज़ उसको पास किया तो वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए चला जाएगा, बट अगर विद अमेंडमेंट पास किया तो वो रिवर्स होगा उस हाउस के पास जहाँ पे वो ओरिजिनेट किया गया था. और अगर उस हाउस ने भी उसको
विद अमेंडमेंट्स पास कर दिया कि ये एक्सेप्टेबल अमेंडमेंट्स हैं, तो फिर वो बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। नाउ द सब आर्टिकल 3, इसमें तीसरी सिचुएशन बता दी गई है। इफ़ अ बिल ट्रांसमिटेड टू ए हाउस अंडर क्लॉज 1 इज़ रिजेक्टेड, यानी एक हाउस में एक बिल को रिजनेट किया गया, फिर वो दूसरे हाउस में ट्रांसमिट किया गया, दूसरे हाउस ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया, वहाँ से वो पास नहीं हुआ, पहली बात। और इज़ नॉट पास्ड विद इन 90 डेज़ ऑफ इट्स लेइंग इन द हाउस। और दूसरी बात ये आ गई कि वो जब ट्रांसमिट किया गया था दूसरे हाउस को, वहाँ पे 90 डेज़ गुजर गए हैं, लेकिन वो बिल पे अभी तक कोई उन्होंने डिसीजन नहीं किया, वो वहाँ पे एज इट इज़ पड़ा हुआ है। और तीसरी सिचुएशन, और अ बिल सेंट टू ए हाउस अंडर क्लॉज 2 विद अमेंडमेंट्स इज़ नॉट पास्ड बाय दैट हाउस विद सच अमेंडमेंट्स। या तीसरी सिचुएशन ये आ गई कि जो बिल दूसरे हाउस को भेजा गया था, उन्होंने उसमें अमेंडमेंट्स की, अमेंडमेंट्स के साथ पास करके वो वापस चला गया उसी हाउस के पास जहाँ पे उस बिल को ओरिजिनेट किया गया था। लेकिन इस बिल ने, इस हाउस ने जहाँ पे बिल को ओरिजिनेट किया गया था, उन्होंने उस अमेंडमेंट्स को मानने से इनकार कर दिया गया, वहाँ पे वो बिल पास नहीं किया गया विद दोज अमेंडमेंट्स। तो तीन बातें आ गई हैं सब क्लॉज 3 में, सब आर्टिकल 3 में। पहली बात कि बिल को रिजेक्ट कर दिया दूसरे हाउस ने। दूसरी सिचुएशन ये आ गई कि दूसरे हाउस में 90 डेज़ गुजर गए हैं, वो बिल पड़ा हुआ है, उस पर कोई नहीं किया गया, वोटिंग वगैरह नहीं हुई, उसको पास नहीं किया गया। और थर्ड सिचुएशन ये है कि अगर अमेंडमेंट्स के साथ दूसरे हाउस ने उसको पास किया था और रिवर्स कर दिया उस हाउस को जहाँ पे वो ट्रांसमिट किया गया था, वहाँ पे वो बिल रिजेक्ट हो गया, उन्होंने उसकी अमेंडमेंट्स को, अदर हाउस की अमेंडमेंट्स को मानने से इनकार कर दिया। तो इन तीन सिचुएशन में द बिल एट द रिक्वेस्ट ऑफ द हाउस इन विच इट ओरिजिनेटेड शैल बी कंसिडर्ड इन द जॉइंट सिटिंग। तो यहाँ पे वो हाउस जहाँ पे वो बिल ओरिजिनेट किया गया था, वो हाउस इसको जॉइंट सिटिंग में ले जा सकता है। जॉइंट सिटिंग मींस जहाँ पे नेशनल असम्बली और सेनेट के मेंबर्स इकट्ठे बैठ के उस पर फिर वोटिंग करते हैं, इसको जॉइंट सिटिंग कहते हैं। शैल बी कंसिडर्ड इन द जॉइंट सिटिंग एंड इफ पास्ड बाय द वोट्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट फॉर एसेंट। तो जॉइंट सिटिंग में मैटर वो हाउस लेके जा सकता है जहाँ पे वो बिल ओरिजिनेट हुआ, वहाँ पे उस पर इकट्ठे होंगे सारे मेंबर्स नेशनल असम्बली और सेनेट के, उस पर वोटिंग की जाएगी। और अगर वहाँ से वोटिंग उसके फेवर में आ गई, मेजॉरिटी के वोट्स उसके फेवर में आ गए उस बिल के, तो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेज दिया जाएगा। Now sub article 4, in this article and the succeeding provisions of the constitution, federal legislative list means the federal legislative list in the fourth schedule। वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में जो स्केड्यूल दिए हुए हैं उनमें स्केड्यूल नंबर 4 है जिसमें फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट दी गई है, यानी वो मैटर्स बताए गए हैं जिनसे रिलेटेड पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन की जा सकती है। तो ये आर्टिकल 70 में पूरा प्रोसीजर बता दिया गया। विद अमेंडमेंट, सॉरी विदाउट अमेंडमेंट होगा, दूसरे से पास अगर हो गया तो वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, अगर दूसरे हाउस ने उसको अमेंडमेंट्स के साथ पास किया तो रिवर्स होगा पहले हाउस में जहाँ पे ओरिजिनेट किया गया था, और अगर वहाँ से भी पास हो जाता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए। सब आर्टिकल 3 में 3 सिचुएशंस बता दी हैं, अगर तो दूसरे हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, या वहाँ पे दूसरे हाउस में वो 90 डेज़ गुजर गए हैं वो पास नहीं हुआ, या तीसरी सिचुएशन में अमेंडमेंट्स के साथ जो उसको रिवर्स किया गया था, वापस भेजा गया था उस हाउस में जहाँ पे वो ओरिजिनेट किया गया था, अगर उसने उसको पास नहीं किया तो फिर वो मैटर वही हाउस जॉइंट सिटिंग में ले जा सकता है जहाँ पे वो बिल ओरिजिनेट किया गया था। और अगर जॉइंट सिटिंग में उस बिल को पास कर दिया जाए तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए चला जाता है। ये था आर्टिकल 70। नाउ आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 ओमिट हो चुका है। आर्टिकल 72, इसमें प्रोसीजर बताया गया कि जॉइंट सिटिंग में क्या प्रोसीजर होगा। सब आर्टिकल 1 ऑफ 72, द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली एंड द चेयरमैन may make rules as to the procedure with respect to joint sitting of and communications between the two houses। यहाँ पे सब आर्टिकल 1 में सिंपल सी बात की गई है कि जो प्रेसिडेंट है वो स्पीकर, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है नेशनल असम्बली का, एंड चेयरमैन सेनेट जो कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है सेनेट का, उन दोनों की कंसल्टेशंस के साथ रूल्स बना सकता है कि जो कंडक्ट करनी है प्रोसीडिंग्स
जॉइंट सिटिंग में उनसे रिलेटेड वो रूल्स बना सकता है, प्लस दोनों हाउसेज में कम्युनिकेशन कैसे होनी है। सब आर्टिकल 2 ऑफ 72, at a joint sitting the speaker of the national assembly or in his absence such persons as may be determined by the rules made under clause 1 shall preside। अब ये जॉइंट सिटिंग जो होती है ना, जहाँ पे नेशनल असम्बली और स्पीकर के मेंबर्स इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे किसी मैटर को डिटरमिन करते हैं, उस पर वोटिंग वगैरह करती हैं, हमेशा उसको प्रिजाइड स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली करता है, चेयरमैन सेनेट नहीं करता। तो यहाँ पे सब आर्टिकल 2 में सिंपल ये बता दिया गया कि स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली करेगा प्रिजाइड, और अगर वो एब्सेंट है तो जो रूल्स में डिटरमिन कर दिया गया वो बंदा उसको प्रिजाइड करेगा। सब आर्टिकल 3, the rule made under clause 1 shall be laid before a joint sitting and may be added to, varied, amended or replaced by at a joint sitting। इसमें सिंपल सी बात की है कि जो भी रूल्स अंडर क्लॉज 1 अंडर सब आर्टिकल 1 बनाए जा रहे हैं वो जॉइंट सिटिंग के सामने रखे जाएंगे, और अगर उनको ये ऐड उनमें कोई चीज़ करनी है, उनको वेरी करना है, तो वो जॉइंट सिटिंग ही करेगी। सब आर्टिकल 4, subject to the constitution all decision at the joint sitting shall be taken by the votes of the majority of the members present at voting। चौथी बात ये कर दिया उन्होंने सब आर्टिकल 4 में कि जो जॉइंट सिटिंग होगी उसमें जितने भी डिसीजन किए जाने हैं वो मेजॉरिटी ऑफ वोट से किए जाने हैं। फॉर इंस्टेंस 342 मेंबर्स हैं नेशनल असम्बली के आजकल, और 104 मेंबर्स हैं सेनेट के, वो इकट्ठे बैठेंगे। अब वहाँ पे जो मेजॉरिटी के साथ किसी बिल के फेवर में या किसी भी मैटर से रिलेटेड अगर वोटिंग हो रही है तो मेजॉरिटी के साथ उसको डिसाइड किया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि वो मेंबर्स ही कंसिडर होंगे जो प्रेजेंट होंगे हॉल में, जो वहाँ पे मौजूद होंगे और वोटिंग में पार्टिसिपेट भी कर रहे होंगे। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा घर में बैठा है एक मेंबर और वो वहाँ से वोटिंग कर रहे हैं, नहीं, वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा हॉल में, जॉइंट सिटिंग में प्रेजेंट होगा और वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वो बंदे कंसिडर किए जाए। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 73, प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। अब ये नई चीज़ आ गई है। देखें, जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन होगी ना, उसमें दो किस्म के बिल होते हैं। एक तो वो बिल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो मैटर्स बताए गए हैं उनके रिगार्डिंग लेजिस्लेशन करनी है, और दूसरे होते हैं मनी बिल्स। अब ये मनी बिल्स क्या है, ये आर्टिकल 73 के सब आर्टिकल 2 में एक्सप्लेन इसको किया है डिटेल के साथ कि कौन कौन से मैटर मनी बिल्स होंगे। बट ये अब यहाँ तक हमने ये याद रखना है कि दो किस्म के बिल होंगे, या वो मनी बिल होगा या वो बिल होगा जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में है। अब मनी बिल का जो प्रोसीजर है, जो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ के आ चुके हैं आर्टिकल 70 में, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सब आर्टिकल 1, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन आर्टिकल 70, यानी जो आर्टिकल 70 में है उसको छोड़ के अ मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन द नेशनल असम्बली। देखिए, आर्टिकल 70 में ये कह दिया गया था कि जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट से में मैटर्स बताए गए हैं उनसे रिलेटेड जो बिल है वो ईदर हाउस में ओरिजिनेट किया जा सकता है, उसको नेशनल असम्बली में भी किया जा सकता है, उसको सेनेट में भी किया जा सकता है। बट यहाँ पे कह दिया कि आर्टिकल 70 को छोड़ दो, मनी बिल जो है ना वो ऑलवेज नेशनल असम्बली में ही ओरिजिनेट किया जाएगा, प्रोवाइडेड दैट साइमल्टेनियसली व्हेन अ मनी बिल including the finance bill containing the annual budget statement is presented in the National Assembly, a copy thereof shall be transmitted to the Senate, which may within 14 days make recommendations thereon to the National Assembly। यहाँ पे प्रोवाइज़ो में ये बात कर दिया गया है कि जो एनुअल बजट्स होते हैं, जो हमारे बजट आते हैं, वो और कोई भी मनी बिल जो है वो हमेशा नेशनल असम्बली में इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली उसको सेनेट में भी ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, वहाँ पे भी भेज दिया जाएगा, और जो सेनेट होगी वो विदिन 14 डेज़ उस पे अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहती है तो वो विदिन 14 डेज़ रिकमेंडेशंस देगी। A copy shall be transmitted to the Senate which may within 14 days make recommendations thereon to the National Assembly। तो वो अपनी कोई recommendations अगर कोई हैं उनकी तो वो National Assembly को बता सकती हैं। Sub article 1A, the National Assembly shall consider the recommendations of the Senate and after the bill has been passed by the Assembly with or without incorporating the recommendations of the Senate, it shall be presented to the President for assent। सब आर्टिकल 1A में कह दिया कि ठीक है, आर्टिकल 1A के तहत साइमल्टेनियसली सेनेट को भेज दिया गया वो मनी बिल।
वहाँ पे उसने विद इन 14 डेज़ जो रिकमेंडेशंस देनी थी, अगर उन्होंने कोई रिकमेंडेशंस नेशनल असम्बली को दी हैं तो नेशनल असम्बली कंसिडर करेगी उन रिकमेंडेशंस को। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि नेशनल असम्बली ने उन जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं सेनेट की तरफ से उनको इनकॉर्पोरेट करना है, उनको शामिल ही करना है। नहीं, अगर वो चाहे तो कुछ एक आदि को रख ले, अगर नहीं रखना चाहती एज़ इट इज़, कोई रिकमेंडेशन नहीं मानना चाहती नेशनल असम्बली, तो वो नहीं मान सकती, वो एज़ इट इज़ बिल को पास कर सकती है विदाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेनेट। और जब वो वहाँ से मनी बिल पास होगा फ्रॉम द नेशनल असम्बली तो वो प्रेसिडेंट को एसेंट के लिए भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये बात, इस प्रोसीजर में ये हमें समझ आती है कि यहाँ पे सेकंड हाउस की भेजने की, ट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से अगर वो पास होगा तो उसके बाद वो फिर एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा। मनी बिल यहाँ पे ही नेशनल असम्बली में ही इंट्रोड्यूस होना है, यहाँ पे ही इनकी वोटिंग होनी है। सेनेट अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है, नेशनल असम्बली माने ना माने ये नेशनल असम्बली पे है। अगर नेशनल असम्बली ने यहाँ पे इस बिल को पास कर दिया, उस मनी बिल को, तो फिर वो एसेंट के लिए स्ट्रेट अवे प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। सब आर्टिकल 2, अब सब आर्टिकल 2 में वो बताया गया है कि ये मनी बिल में शामिल क्या क्या होता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस चैप्टर अ बिल और अमेंडमेंट शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ़ इट कंटेन्स प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। अब ये आगे इन्होंने कुछ केसेस बता दिए गए हैं कि ये मनी बिल में शामिल होंगे। ए, द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, इससे रिलेटेड अगर कोई मैटर है तो वो मनी बिल होगा। द बोरोइंग ऑफ मनी और द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कोई लोन वगैरह लेना है उससे रिलेटेड मैटर है, या फेडरल गवर्नमेंट ने कोई गारंटी देनी है, वो हो सकता है प्रोविंशियल किसी गवर्नमेंट की उसने कोई गारंटी देनी हो किसी लोन से रिलेटेड, सो ये मैटर। और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ रिलेटिंग टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट की जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उससे रिलेटेड कोई मैटर है तो वो अगर कोई बिल उससे रिलेटेड पास करवाना है तो वो जो बिल जाएगा वो मनी बिल होगा। सी, द कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, द पेमेंट ऑफ द मनी इनटू और इशू ऑफ मनीज फ्रॉम दैट फंड, ये फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है जो इसी तरह सूबों में भी होता है, जो ख़जाना कह लें आप इसको, सूबों वाला कहलाता है प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फ़ंड। फेडरल गवर्नमेंट का होता है फेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड, उसमें कोई अगर मनी डालनी है या वहाँ से निकालनी है, इससे रिलेटेड किसी मैटर से रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन करनी है तो कोई बिल जो जाएगा वो मनी बिल होगा। नेक्स्ट वन, डी, द इम्पोजिशन ऑफ चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और द एबॉलिशन और अल्ट्रेशन ऑफ एनी सच चार्ज, यानी कोई चार्ज क्रिएट करना है इस फेडरल कंसोलिडेटेड फंड पे, उस पर कोई अल्ट्रेशन करनी, उससे रिलेटेड अगर कोई लॉ बनाना है, कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो जो बिल जाएगा वो मनी बिल होगा। ई, द रिसीप्ट ऑफ मनीज ऑन अकाउंट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन, द कस्टडी और इशू ऑफ सच मनी, यानी पब्लिक अकाउंट्स ऑफ फेडरेशन से कोई मनी विड्रॉ करनी है या उसमें कुछ डालनी है या उसकी कस्टडी से रिलेटेड कोई लॉ बनाना है, कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो बिल भी मनी बिल होगा। नेक्स्ट वन, एफ, द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकाउंट्स के ऑडिट से रिलेटेड अगर कोई बिल आया तो वो मनी बिल होगा। एंड द लास्ट वन, एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, यहाँ से कोई भी इनसे रिलेटेड, अब इसमें एफ जी में कह दिया कोई भी इंसिडेंटल मैटर आता है, कोई इनसे रिलेटेड जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं ये सारे सब आर्टिकल 2 में, इनसे रिलेटेड कोई मैटर आ रहा है, उससे रिलेटेड अगर कोई लेजिस्लेशन का बिल आता है, कोई अमेंडमेंट का बिल आता है तो वो भी मनी बिल होगा। तो ये सारे सब आर्टिकल 2 में बता दिए गए, इनसे रिलेटेड जो कोई भी बिल आएगा वो मनी बिल होगा। सब आर्टिकल 3, अ बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाई रीजंस ओनली दैट इट प्रोवाइड्स। अब यहाँ पे सब आर्टिकल 3 में कहा गया है कि ये जो नीचे हम दो बातें कर रहे हैं, a bill shall not be deemed to be a money bill by the reasons only that it provides, number 1, for the imposition or alteration of any fine or other pecuniary penalty or for the demand of payment of a license fee or charge for the any services rendered। तो यहाँ पे कह दिया गया कि अगर कोई
फ़ाइन से रिलेटेड कोई अल्ट्रेशन करनी है, कोई फ़ाइन इम्पोज़ करना है, या कोई लाइसेंस की पेमेंट से की डिमांड है, कोई फ़ी है, कोई चार्ज है, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई मैटर होगा तो वो मनी बिल नहीं कंसिडर किया जाएगा। फ़ाइन से रिलेटेड या किसी लाइसेंस फ़ी से रिलेटेड। नंबर 2, फॉर द इम्पोजिशन, एबोलिशन, remission, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाई एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पसेस। तो अगर कोई लोकल बॉडीज़ हैं, उन्होंने कोई टैक्स वगैरह लगाना है, तो उसमें कोई कमी करनी है, कुछ अल्ट्रेशन करनी है, कोई इम्पोज करना है लोकल अथॉरिटीज़ ने, तो उनसे रिलेटेड मैटर भी मनी बिल नहीं गिना जाएगा। Sub Article 4, if any question arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the Speaker of the National Assembly thereon shall be final। यहाँ पे 4 में बात क्लियर कर दिया है कि अगर ये कोई कन्फ्यूजन आ जाए कि ये बिल मनी बिल है या नहीं, उस पे फाइनल डिसीजन स्पीकर ने करना है। वो जो कह देगा कि ये मनी बिल है या नहीं है, उसी ने डिसाइड करना है सब आर्टिकल 4 के मुताबिक। सब आर्टिकल 5 नाउ, every money bill presented to the president for assent shall bear a certificate under the hand of the speaker of the National Assembly that it is a money bill, and such certificate shall be conclusive for all purposes and shall not be called in question। देखें, सब आर्टिकल 5 में कह दिया गया है कि जब कोई बिल जाता है ना एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास, उस पे हमेशा स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इन हैंड लिखेगा एक सर्टिफिकेट कि ये मनी बिल है, और इसको जब उसने एक दफ़ा लिख दिया है कि ये मनी बिल है, तो उससे रिलेटेड उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि ये मनी बिल है या नहीं है, जब स्पीकर ने सर्टिफिकेट दे दिया है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 74, फेडरल गवर्नमेंट्स कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल मेजर्स। आर्टिकल स्टेट्स अ मनी बिल और अ बिल और अमेंडमेंट विच इफ़ इनएक्टेड एंड ब्रॉट इनटू ऑपरेशन वुड इन्वॉल्व। अब यहाँ पे कहा गया कि कोई भी बिल या कोई मनी बिल या कोई उसमें अमेंडमेंट अगर उसको इनेक्ट कर दिया जाए, उसको पास कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा, वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो उसकी उस बिल की वजह से फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो है उसके एक्सपेंडिचर होंगे, और विड्रॉल फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द फेडरेशन, या पब्लिक अकाउंट्स जो होता है उसमें से कुछ मनी निकाली जाएगी, और अफेक्ट द कॉइनेज और करेंसी ऑफ पाकिस्तान, या पाकिस्तान की करेंसी जो है वो इफ़ेक्ट होगी, और द कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शन ऑफ द स्टेट बैंक, या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन या उसका फंक्शंस इफ़ेक्ट होंगे। इन सारी सिचुएशंस में shall not be introduced or moved in the Majlis Shura Parliament except by or with the consent of federal government। ये सारी सिचुएशंस जब आएंगी, जब फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के एक्सपेंडिचर होंगे, या फिर पब्लिक अकाउंट्स में से पैसे निकाले जाएंगे, या स्टेट बैंक का कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी फंक्शनिंग इफ़ेक्ट होंगी, यानी फाइनेंशियल मैटर्स सारे इन्वॉल्व होंगे किसी भी मनी बिल में या किसी अमेंडमेंट में जो कि मनी बिल से रिलेटेड है। सो इन सारी सिचुएशंस में फेडरल गवर्नमेंट कंसेंट पहले ही देगी, फिर वो बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा मजलिस शुरा में, अदरवाइज़ वो बिल इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जाएगा। तो क्लियर कट सी बात है, जैसे हेडिंग में कहा गया था, फेडरल गवर्नमेंट कंसेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल मेजर्स, यानी जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड जब बिल इंट्रोड्यूस करवाना है तो उससे पहले फेडरल गवर्नमेंट की कंसेंट उस पर होनी चाहिए, फिर ही वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 75, प्रेसिडेंट्स एसेंट टू बिल्स, यानी दोनों बिल से, दोनों हाउसेज से बिल पास हुआ, उसके बाद उसने प्रेसिडेंट के पास जाना होता है फॉर द एसेंट। अब यहाँ पे वो प्रोसीजर बताया गया कि ये यहाँ पे एसेंट से रिलेटेड क्या प्रोसीजर होगा। सब आर्टिकल 1, व्हेन अ बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 डेज, जब एक बिल प्रेजेंट कर दिया गया है प्रेसिडेंट को फॉर द एसेंट, दोनों हाउसेस से पास होने के बाद, या अगर मनी बिल है तो वो नेशनल असेंबली से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास चला गया, तो विद इन 10 डेज प्रेसिडेंट क्या करेगा, एसेंट टू द बिल, नंबर 1 कि वो उस पर एसेंट दे देगा। बी, दूसरी, in the case of a bill other than a money bill returns the bill to the Majlis Shura Parliament with the message requesting that the bill or any specified provision thereof
बी रीकंसिडर्ड एंड दैट एनी अमेंडमेंट स्पेसिफाइड इन द मैसेज बी कंसिडर्ड। पहली बात तो ये आ गई कि अगर बिल एसेंट के लिए चला गया है प्रेसिडेंट के पास तो विद इन 10 डेज़ वो उसको एसेंट दे दे। दूसरी बात ये आ गई कि अगर वो एसेंट नहीं देता, लेकिन मनी बिल नहीं होना चाहिए, मनी बिल पे उसने एसेंट देनी है। अगर वो कोई और बिल है तो उस पे प्रेसिडेंट वापस रिटर्न भेज सकता है मजलिस शूरा पार्लियामेंट को एक मैसेज के साथ कि आप इस बिल को दोबारा कंसिडर करो या इसमें कोई प्रोविज़न है उसको दोबारा कंसिडर करो। ये दूसरी पावर आ गई प्रेसिडेंट के पास कि वो रिटर्न भी कर सकता है, लेकिन वो मनी बिल को नहीं रिटर्न कर सकता, किसी और बिल को कर सकता है विद और कोई अमेंडमेंट भी उसमें प्रपोज कर सकता है कि ये अमेंडमेंट कर लो, सो रिटर्न भी कर सकता है। सब आर्टिकल 2 में आगे प्रोसीजर बताया गया है कि जब अगर तो प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया उस बिल को तो क्या होगा। व्हेन द प्रेसिडेंट हैज़ रिटर्न्ड अ बिल टू द मजलिस शूरा पार्लियामेंट इट शैल बी रीकंसिडर्ड बाय द मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन ए जॉइंट सिटिंग। पहली बात तो ये आ गई कि जब रिटर्न किया ना प्रेसिडेंट ने किसी बिल को, कोई अमेंडमेंट इसमें करो या इसको रिकंसिडर करो, तो वो मैटर हमेशा जॉइंट सिटिंग में यानी नेशनल असम्बली और सेनेट इकट्ठे जब मिलते हैं जॉइंट सिटिंग उसमें कंसिडर किया जाएगा। एंड इफ़ इट इज़ अगेन पास्ड विद और विदाउट अमेंडमेंट बाय द मजलिस शूरा पार्लियामेंट by the votes of the majority of the members of the both house present and voting। तो यहाँ पे जॉइंट सिटिंग में अगर वो बिल दोबारा पास हो गया विदाउट दोज अमेंडमेंट्स जो प्रेसिडेंट ने रिकमेंड की हैं या जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं उनके बगैर उन्होंने दोबारा जॉइंट सिटिंग में उसको पास कर दिया, लेकिन वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के साथ पास होगा जो प्रेजेंट हो गए और वोट कर रहे होंगे। It shall be deemed for the purpose of the Constitution to have been passed by the both houses and shall be presented to the President, and President shall give assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given। तो यहाँ से जॉइंट सिटिंग में से दोबारा पास होने के बाद मैटर को फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा फॉर हिज एसेंट, और अगर विद इन 10 डेज़ प्रेसिडेंट एसेंट देता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं भी देता तो भी ये समझा जाएगा कि उसने एसेंट उस बिल पे दे दी है। ये था प्रोसीजर प्रेसिडेंट की एसेंट से रिलेटेड कि अगर स्ट्रेट वे उसने एसेंट दे दी विद इन 10 डेज़ तो बहुत अच्छा, लेकिन वो रिवर्स भी कर सकता है। अगर रिवर्स करेगा तो मैटर जॉइंट सिटिंग में कंसिडर होगा। जॉइंट सिटिंग में अगर प्रेसिडेंट की तरफ से दी गई रिकमेंडेशंस अमेंडमेंट्स के बगैर ही उन्होंने दोबारा पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, और प्रेसिडेंट उस पर एसेंट अगर विद इन 10 डेज़ नहीं भी देता तो समझा जाएगा कि उसने एसेंट दे दी है। नाउ द आर्टिकल 76 बिल नॉट टू लैप्स ऑन प्रोरोगेशन एट्सेट्रा, यानी अब इसका सब आर्टिकल 1 देखते हैं। इस आर्टिकल A bill pending in either house shall not lapse by the reasons of the prorogation of the house। यानी कोई भी बिल अगर पेंडिंग है ईदर हाउस में, नेशनल असम्बली में पेंडिंग है या सेनेट में पेंडिंग है, तो अगर तो बर्खास्त हो गया, एडजर्न हो गया, आर्जी तौर पे इल्तवा हो गया, तो ये मतलब नहीं होगा कि वो बिल लैप्स कर गया, ख़त्म हो गया। पहली बात। नंबर 2 सब आर्टिकल 2 a bill pending in the Senate which has not been passed by the National Assembly shall not lapse on the dissolution of the National Assembly। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि अगर कोई बिल सेनेट में पेंडिंग है लेकिन अभी वो नेशनल असम्बली के पास नहीं है, उससे पहले ही नेशनल असम्बली अगर डिज़ोल्व हो गई है, क्योंकि ये हर 5 साल के बाद नेशनल असम्बली ने डिज़ोल्व होना होता है, या उससे पहले भी अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को तो नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो सकती है। तो अगर तो नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो गई है, बिल अभी नेशनल असम्बली में आया नहीं था, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो बिल लैप्स कर गया, ख़त्म हो गया। सब आर्टिकल 2 को दोबारा पढ़ें। अ बिल पेंडिंग इन द सेनेट विच हैज़ नॉट बिन पास्ड बाय द नेशनल असम्बली शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली, यानी वो सेनेट अभी तो नेशनल असम्बली में आया ही नहीं था, सिर्फ सेनेट में वो पेंडिंग था, तो नेशनल असम्बली अगर डिज़ोल्व भी हो गई है तो वो बिल लैप्स नहीं करेगा। सब आर्टिकल 3 अ बिल पेंडिंग इन द नेशनल असम्बली, सब आर्टिकल 2 में ये था कि अगर तो वो पेंडिंग है
सेनेट में। अब यहाँ पे थर्ड में कह दिया गया अ बिल पेंडिंग इन द नेशनल असम्बली और अ बिल विच हैविंग बिन पास्ड बाय द नेशनल असम्बली इज़ पेंडिंग इन द सेनेट। या दूसरी बात ये आ गई है कि अगर एक बिल नेशनल असम्बली की तरफ से पास करके सेनेट में भेज दिया गया था और सेनेट में वो अभी पेंडिंग है, शेल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द नेशनल असम्बली, तो वो नेशनल असम्बली के डिज़ोल्व होने पे वो लैप्स कर जाएगा बिल। अब इसको बात को अगर थर्ड को दोबारा समझें कि एक बिल जो नेशनल असम्बली में अभी पेंडिंग है, अभी उस पर वोटिंग नहीं हुई, पहली बात, या वो बिल नेशनल असम्बली से पास होकर सेनेट में चला गया, वहाँ पे वोटिंग नहीं हुई, अभी पास नहीं हुआ, वहाँ पे पेंडिंग है, और इस दौरान अगर तो नेशनल असम्बली डिज़ोल्व हो गई तो फिर वो बिल लैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आर्टिकल 77, टैक्स टू बी लेविड बाई लॉ only, no tax shall be levied for the purpose of federation except by or under the authority of act of मजलिस शुरा पार्लियामेंट। इसमें तो सिंपल सी बात की गई है कि कोई भी टैक्स अगर लेवी करना है तो फिर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही किया जा सकता है। तो ये था आर्टिकल 70 टू आर्टिकल 77 प्रोसीजर ऑफ द लेजिस्लेशन इन द पार्लियामेंट। इसमें तीनों की पार्टिसिपेशन होती है, नेशनल असम्बली लोअर हाउस, सेनेट अपर हाउस एंड द प्रेसिडेंट ने एसेंट देनी होती है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।